हेलो स्टूडेंट्स, आज अपना जो टॉपिक है वो है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ किसे कहते हैं, पहले उसकी डेफिनेशन, फिर वो कितने प्रकार की होती है, उनसे कौन से हार्मोन निकलते हैं, हार्मोन कहते हैं किसे हैं, और साथ ही में उनकी कमी से होने वाले रोग। ये अपने ना केवल 10th में इम्पोर्टेंट है बल्कि अपने जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम है, आप कोई सा भी कंपटीशन एग्ज़ाम उठा के देख लो, उसमें सारे एक ना एक सवाल अंतःस्रावी ग्रंथियों से रिलेटेड अपन को मिलता ही मिलता है। ठीक है, लेकिन काफ़ी लोग हैं उसको गलत करके आते हैं। गलत करके क्यों आते हैं? क्योंकि नॉलेजमेंट उसका पूरा रहता नहीं है। ठीक है, चूक जाते हैं। तो अपन को चूकना नहीं है, साथ में बना रहना है, जिससे अपन को पूरा सीक्वेंस से, क्रम से अंतःस्रावियों का पूरा ज्ञान हो जाए। अंतःस्रावी ग्रंथियां पहले कहते किसे हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां, यहां अंत लिखा है तो एक शब्द और लिख देता हूं, बाह्य। ग्रंथियां हमारे शरीर के अंग होते हैं। क्या होते हैं? अंग होते हैं। वैसे शरीर के हर अंग से 2 प्रकार की रक्त वाहिकाएं निकलती है, धमनियां और शिराएं। ठीक है, लेकिन ये अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती है, इनके कोई भी नलिकाएं नहीं निकलती है। ठीक है, तो परिभाषा क्या बनेगी? परिभाषा ये बनेगी कि वे नलिका विहीन ग्रंथियां जो अपना उत्पाद सीधा रक्त में डाल देती है, उसको हम अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। ठीक है, एक बार वापस बता दें, वे नलिका विहीन ग्रंथियां जो अपना उत्पाद सीधा किस में डाल दे? रक्त में डाल दे। यानी इनको शरीर का प्राकृतिक इंजेक्शन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? किसी ने नहीं बताया होगा। ठीक है, इनको क्या बोल सकते हैं? प्राकृतिक इंजेक्शन बोल सकते हैं। इंजेक्शन क्यों बोला है मैंने? इंजेक्शन इसलिए बोला है, जैसे आप कोई टैबलेट लेते हो, आपकी सर दर्द कर रहा है, अपन ने टैबलेट ली। ठीक है, तो टैबलेट क्या करेगी? पहले पेट में जाएगी, फिर वहाँ उसका पाचन होगा, फिर छोटी आंत में जाएगी, वहाँ उसका अवशोषण होगा, फिर वो खून में मिलेगी, फिर अपना असर दिखाएगी। लेकिन इंजेक्शन क्या करता है? सीधे खून में लगता है। सीधे खून में लगा तो उसने अपना इफेक्ट हाथों हाथ बता दिया। अंतःस्रावी ग्रंथियों का यही कार्य है। अंतःस्रावी ग्रंथियों के जो उत्पाद होते हैं उनको हार्मोन कहते हैं। क्या कहेंगे? हार्मोन। हार्मोन किसे कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो उत्पाद बनते हैं उनको हम हार्मोन कहते हैं। ठीक है, यानी इंजेक्शन की दवाई कौन सी हो गई? हार्मोन हो गई। ठीक है, अब कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि कहाँ स्थित है और उनका क्या कार्य है, एक एक को अपन सीक्वेंस से करते जाएंगे। पहले अंतःस्रावी ग्रंथियां टोटल है कितनी? 10 अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। अपन सीक्वेंस से नाम लिखते हैं उनके, और साथ साथ समझते जाएंगे। पहली अंतःस्रावी ग्रंथि है हाइपोथैलेमस। ठीक है, दूसरी जो है वो है पीयूष कहो या पिट्यूटरी कहो, ठीक है। तीसरी है पीनियल। उसके बाद चौथी है पैराथायराइड। पांचवी है थायराइड। छठी है थाइमस। सातवीं है अग्नाशय। आठवीं है एड्रिनल। 9 नंबर पर है वृषण
और 10वें नंबर पर है अंडाशय। ये 10 अंतःस्रावी ग्रंथियां मानव के शरीर में पाई जाती है। ठीक है, इनकी उपस्थिति कहाँ है, मतलब ये शरीर में कहाँ उपस्थित रहता है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये जो 3 ग्रंथियां हैं ये अपने मस्तिष्क में रहेगी। कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। थायराइड और पैराथायराइड गले में पाई जाती है। ठीक है, थाइमस गले से थोड़ी सी नीचे वक्ष स्थल पर। मारवाड़ी नाम भी बताऊंगा मैं इसका आपको बाद में। वक्ष स्थल। अग्नाशय पेट में कहाँ पाई जाती है? अपन पाचन तंत्र में पढ़ते ही अग्नाशय कहाँ होता है? एड्रिनल वक्र के ऊपर। वृषण और अंडाशय जननांग, ये इनकी उपस्थिति है कि शरीर में ये कहाँ पाई जाती है। 3 तो है मस्तिष्क में, 2 है गले में, 1 है वक्ष स्थल में, 1 है पेट में। ठीक है, अग्नाशय। 2 है किडनी के ऊपर गुर्दे में। ठीक है, 1 हो गई, और 2 है जननांग। ठीक है, अब एक एक से हार्मोन कौन सा निकलता है याद रखने का एक तरीका फिर से देख लेना। मस्तिष्क में 3 है, कौन कौन सी? हाइपोथैलेमस, पीनियल और पीयूष ग्रंथि। ठीक है, गले में 2 है, थायराइड और पैराथायराइड। ठीक है, थाइमस है वक्ष स्थल। ठीक है, फिर अग्नाशय पेट में, और किडनी के ऊपर अधिवक्रक या एड्रिनल ग्रंथि, 2 जननांग। ये इनकी स्थितियां हो गई। अब इनसे हार्मोन कौन से निकलते हैं? ये तो अपने प्राकृतिक इंजेक्शन हो गए 10। अब इनसे जो उत्पाद निकलते हैं, हार्मोन निकलते हैं, वो कौन से होते हैं? ठीक है, ये अभी तक है ना 10th की किताबों में और कंपटीशन में और सब लोगों ने गलत ही इसका प्रचार करा है। चाहे वीडियो बनाने वाला कोई भी बड़ा से बड़ा सर हो, हर एक के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी है। डीप जो नॉलेज होता है ना वो नहीं देते हैं, फिर इसका रिजल्ट वो जो वीडियो देखते हैं या जो पढ़ते हैं ना उसमें निकल के आ जाता है। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है क्या बताना चाहिए, उनको ही नहीं नॉलेज होगा तो वो कहाँ से बताएंगे। ठीक है, अपन को ध्यान देना है कि कौन सा हार्मोन क्या काम करता है और एग्जैक्ट नॉलेज लेनी है उसकी, भूलना नहीं है उसको कभी भी। इसलिए कंपटीशन में ज़्यादातर अंतःस्रावी वाले सवाल हैं वो गलती करके आते हैं। जब मैच करते हैं ना तो गलती करके आते हैं। सबसे पहला है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से 2 हार्मोन निकलते हैं। कितने? 2 हार्मोन निकलते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है मोचक और एक होता है रोधी। ठीक है, मोचक और रोधी या निरोधी एक ही बात है। ठीक है, अब इसका काम क्या है? इस हाइपोथैलेमस का काम क्या है? हाइपोथैलेमस का काम है पीयूष ग्रंथि से। हाइपोथैलेमस का काम किससे है? पीयूष ग्रंथि से। पीयूष ग्रंथि से कैसे है? जब हाइपोथैलेमस मोचक हार्मोन निकालेगा, कौन सा? मोचक हार्मोन निकालेगा, तो पीयूष ग्रंथि अपना हार्मोन निकालेगी। यानी पीयूष ग्रंथि को प्रेरित करने, हार्मोन उत्पादन के लिए प्रेरित करना तथा रोकना, यह हाइपोथैलेमस का काम है। हाइपोथैलेमस का क्या काम है? हाइपोथैलेमस का काम है, पीयूष ग्रंथि है, इसको हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करना तथा रोकना। ठीक है, अगर ये मोचक हार्मोन रिलीज करेगी हाइपोथैलेमस, कौन सा हार्मोन? मोचक हार्मोन, तो पीयूष ग्रंथि भी अपना हार्मोन स्रावित कर देगी, नहीं तो नहीं करेगी। और जब ये निरोधी हार्मोन स्रावित करेगी तो पीयूष हार्मोन है,
पीयूष ग्रंथि है वो अपना हार्मोन निकालना बंद कर देगी, सीधा सा काम। ओके, फिर अगला जो है अपना वो है पीयूष ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि, या इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। एक हाइपोथैलेमस से जुड़ा और फैक्ट याद आ गया, मास्टर ग्रंथि की मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? हाइपोथैलेमस को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मास्टर ग्रंथि को भी कंट्रोल करती है। अब पीयूष ग्रंथि जो हार्मोन रिलीज करती है उसका नाम है वर्दी हार्मोन। इंग्लिश में अपन इसको ग्रोथ हार्मोन भी बोल सकते हैं। वर्दी हार्मोन का काम क्या है? वर्दी हार्मोन का कार्य है कि सभी जो अंतःस्त्रावी ग्रंथियां हैं उन पर नियंत्रण करना। कौन सी ग्रंथि कौन सा हार्मोन कब निकालेगी, कितना निकालेगी, कब निकालना बंद करना है, ये सब चीजों का जो कंट्रोल करने का काम है वो कौन करेगी? अपनी पीयूष ग्रंथि। इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ओके, अब मास्टर ग्रंथि हो गई, उसके बाद है पीनियल। इससे जो हार्मोन निकलता है बताते ही नहीं है, बताते ही नहीं है, सिलेबस में ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है। मेलेटोनिन नामक हार्मोन का स्त्रावण करती है। अब ये मेलेटोनिन हार्मोन करता क्या है? बड़ा तगड़ा काम है इसका, मेलेटोनिन हार्मोन का। अपन देखो है ना, कोई भी काम 2 या 4 दिन करते हैं ना तो अपन को इसकी आदत लग जाती है कि नहीं लगती है? जैसे अपन 5 बजे उठने की प्रैक्टिस करते हैं तो आदत पड़ जाती है कुछ दिनों बाद में। अपने भूख लगने का समय, जैसे किसी के टाइम होता है 11 बजे खाना खाने का, तो 11 बजते ही उसको भूख लगनी शुरू हो जाती है। किसी की आदत होती है कि वो रात को उठ के पानी पीता है या वॉशरूम जाता है एक पर्टिकुलर टाइम में। तो दैनिक गतिविधियों का नियमन करने का जो कार्य है वो ये मेलेटोनिन हार्मोन करता है। दैनिक गतिविधियों का नियमन। बेटा जी, ये ग्रंथि अगर अपने सही काम नहीं करेगी ना तो अपने एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। नुकसान क्या हो जाता है कि ये ग्रंथि बराबर काम करेगी ना तो हमें किसी भी चीज़ की आदत जल्दी पड़ जाएगी। अच्छी आदत डालना है, वैसे बुरी आदतें नहीं डालनी अपन को आदत में। जैसे सुबह 5 बजे उठने की अपन 4-5 दिन कोशिश करते हैं, फिर वो रेगुलर कर लेता है। तो पीनियल सही से काम करेगी ना तो अपन को आदत पड़ेगी, नहीं तो नहीं पड़ेगी। अब कुछ लोगों के ऐसा होता है ना, बहुत कोशिश करते हैं लेकिन मामला उनका बनता ही नहीं है, वो आदत पड़ती ही नहीं है। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि उनका मेलेटोनिन का जो स्तर है वो डाउन है। कई लोगों के है ना चीज़ें भूलने की आदत रहती है, बहुत याद करो, मेरे को नहीं रहती याद, तो फिर वो समझ जाओ कि मेलेटोनिन का स्तर है वो नीचे है। ठीक है, और जिनका परफेक्ट है कि ये काम इस टाइम पे करना है तो वो हमेशा वही काम करता है। ओके, अगली जो अपनी ग्रंथि है वो है पैराथायराइड। कौन सी है? पैराथायराइड। पैराथायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है उसको बोलते हैं पैराथार्मोन। पैराथायराइड से ही बना है पैराथार्मोन। ठीक है, अब इसका काम क्या है? पैराथार्मोन का काम है शरीर में कैल्शियम और फास्फेट के स्तर का नियमन करना या उसकी मात्रा को बराबर बनाए रखना। ठीक है, पैराथायराइड हार्मोन ये अपने गले में दोनों साइड होती है। पैराथायराइड, थायराइड भी दोनों साइड ही होती है। ठीक है, इसके पैराथार्मोन जो निकलेगा वो शरीर में कैल्शियम का स्तर बढ़ेगा ना, उसको रोकेगा, घटाएगा, या कम होगा तो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, कैल्शियम और
फास्फेट का। ठीक है, ये अपन को ध्यान में रखना है। शरीर में कैल्शियम के स्तर का नियमन और फास्फेट के स्तर का नियमन कौन करेगा? पैराथायराइड हार्मोन करता है। अगला जो अपना अंतःस्रावी ग्रंथि है वो है थायराइड। इससे जो हार्मोन निकलता है उसको थायरॉक्सिन हार्मोन कहते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन जो है ये शरीर में बहुत सारे टीचर बताएंगे नमक की मात्रा का नियमन करता है या नमक का संतुलन करता है, जो कि गलत है। ये शरीर में आयोडीन की मात्रा का नियमन करता है। जिस प्रकार पैराथायराइड है वह कैल्शियम और फास्फेट का करेगी नियमन, वैसे ही ये किसकी मात्रा का करेंगे? आयोडीन का। अब वो वहाँ ऑप्शन में ऐसे ही देता है, कंपटीशन में आएगा ना तो वो वहाँ पे ऐसे ही आएगा कि थायरॉक्सिन हार्मोन किसका नियमन करता है, और एग्जाम्पल देगा सोडियम का, सोडियम क्लोराइड का, आयोडीन का, और एक कोई भी एग्जाम्पल और दे दिया, मैग्नीशियम दे दिया, फास्फेट दे दिया, कैल्शियम दे दिया। अब वो उसके थायराइड वाली आते ही सीधा दिमाग में आएगा नमक। थायराइड ग्रंथि का आते ही सीधा आएगा नमक। वो उधर मामला अपना गड़बड़ हो जाता है फिर पूरा पूरा, और अपन को गड़बड़ करना नहीं है। किसका नियमन करेगा? आयोडीन का करेगा। शरीर में आयोडीन की कमी होगी तो आपको एक रोग हो जाएगा जिसका नाम है गेंगा। गोंगा मत लिख जाओ, गेंगा। गेंगा जिसमें गोइटर भी बोलते हैं, गला फूल के बाहर आ जाएगा। अब किसकी कमी से आया है? देखो आयोडीन की कमी से आएगा। आयोडीन अगर अपन आयोडीन है वो प्रेरित करता है थायरॉक्सिन हार्मोन को निकालने में। ठीक है, तो आयोडीन की कमी होगी तो थायरॉक्सिन की कमी होगी, और थायरॉक्सिन की कमी होगी तो आपका गला फूल के बाहर आ जाएगा। ठीक है, अगली जो ग्रंथि है वो है थाइमस। बहुत बार कंपटीशन में पूछी गई है, बहुत बार कंपटीशन में पूछी गई है। ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो एक उम्र के बाद गायब हो जाती है? थाइमस। अब ऐसा क्यों बोला गायब होके? कौन सा यूं शरीर से कूद के बाहर आती है क्या? तो असक्रिय हो जाती है। वो ग्रंथि है थाइमस। अपन अपनी मारवाड़ी भाषा में ना इसको कूपड़ी बोलते हैं, कूपड़ी गड़गी। टाबर है ना दुबला पतला, तो आंकड़े का तेल लगाते हैं, कूपड़ी गड़गी नहीं। और ठाक अगर पड़े टाबर है, नींद लेवनी कम कर दे, नींद लेना कम करेगा तो वो फिर आँख का दूध लगाती है। अब मेरे को पता नहीं उसके पीछे साइंस क्या है, वह अपनी मारवाड़ी भाषा में उसको कूपड़ी बोलते हैं। ठीक है, अब थाइमस ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है उसको क्या बोलते हैं? पेप्टाइड। क्या बोलते हैं? पेप्टाइड। ये छोटे बच्चों में पाई जाती है, इतनी सक्रिय रहती है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है यह पेप्टाइड हार्मोन निकालना बंद कर देती है। अब पेप्टाइड हार्मोन का क्या काम है? पेप्टाइड हार्मोन का छोटा बच्चा क्या करेगा भाई, यूं बताओ मेरे को। तो छोटे बच्चे का एक ही काम होगा, सो जाओ, सोता रहता है ना मस्ती में। अब उसको आप थप्पड़ मारो या चिमटा काटो, है ना, उसके सब हाव भाव एक जैसे ही होते हैं, रोना और सोना। ठीक है, थाइमस ग्रंथि का काम यही है, छोटे बच्चों को सुलाई रखो। ठीक है, जैसे जैसे बड़ा होता है ना उसके नींद लेने की आदत कम पड़ती है कि नहीं पड़ती है? बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, छोटा बच्चा है, नवजात बच्चा है, 22 घंटे सोता रहता है। ठीक है, फिर जैसे 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 उम्र बढ़ती है 16 घंटे आ जाता है, फिर एक टाइम आती है नींद उड़ जाती है। ठीक है, किसी की वजह से उड़ती है, किसी की वजह से उड़ती है, लेकिन उड़ जरूर जाती है। ठीक है, तो पेप्टाइड हार्मोन बच्चों में सक्रिय और बड़ों में असक्रिय, ये याद रखना है। फिर है अगली अपनी
अग्नाशय पे एक वीडियो आया था ना एक मार साहब का, मैं भी ऐसे करूँ, अग्नाशय से इंसुलिन निकलता है ये करूँ, है ना, ऐसा नहीं करते हैं। अग्नाशय से कितने हार्मोन निकलते हैं सब यही बताएंगे। एक हार्मोन निकलता है और उसका नाम बता देंगे इंसुलिन। वो मार साहब याद आ गए मेरे को वापस से, अग्नाशय से इंसुलिन मधुमेह निकलता है, वो ऐसा करके याद आ गया मेरे को। चलो अपन को ऐसा नहीं करना है, सबको पूछा जाएगा कि अग्नाशय से कितने हार्मोन निकलते हैं, तो सबका जवाब एक ही आएगा, इंसुलिन। रोग आएगा मधुमेह, डायबिटीज, ठीक है। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है। इन अपने जो अग्नाशय होता है इससे दो हार्मोन निकलते हैं, एक तो निकलता है, थोड़ा सा साफ करके लिखते हैं ना, इंपॉर्टेंट हो गया ये अपना। अग्नाशय से जो हार्मोन निकलेंगे वो दो निकलेंगे, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। जूम कर ले बिना यूं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। अब काम क्या है, ये अपने शरीर में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करता है, दोनों मिलके। अब थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा आपको भी, क्योंकि आपको डायबिटीज करने जा रहे हैं, मतलब सिखाने जा रहे हैं, ठीक है। इंसुलिन जो हार्मोन है, अपन जब बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, ठीक है, शर्करा कार्बोहाइड्रेट, तो शरीर में जब मीठे की मात्रा बढ़ जाती है, यानी शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, तो ये इंसुलिन हार्मोन क्या करेगा, ध्यान से सुनना, ये इंसुलिन हार्मोन है वो शर्करा को ग्लाइकोजन में बदल देगा। किस में बदल देगा, ग्लाइकोजन में बदल। शक्कर ज़्यादा खा ली तो किस में बदल देगा, ग्लाइकोजन में बदल देगा। इंसुलिन का ये काम है। अब मान लो आगे जाके अगर अपने वापस जरूरत पड़ी शरीर को शक्कर की, कभी कम खा ली कभी ज़्यादा खा ली, ज़्यादा खा ली तो उसको स्टोर कर लिया इंसुलिन ने ग्लाइकोजन के रूप में। अब मान लो कभी कम खाई है और शरीर को शर्करा की जरूरत पड़ी है, ठीक है, तो ये ग्लूकागॉन है, ये ग्लाइकोजन को किस में बदल देगा, वापस शर्करा में बदल देगा। एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं ये दोनों, इंसुलिन हार्मोन और ग्लाइकोजन हार्मोन एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। इंसुलिन है वो शर्करा को किस में बदलेगा, ग्लाइकोजन में, और ग्लूकागॉन क्या करेगा, ग्लाइकोजन को शर्करा में बदल देगा। तो ये ध्यान रखना है। अब अगर हम अत्यधिक शक्कर खाते हैं तो क्या होगा, क्या होगा, एक रोग होता है जिसका नाम है मधुमेह। लेकिन क्या ये भी है ना, मार साहब सब रट रटा के बोल देते हैं, खाली अधिक शक्कर खाने से मधुमेह रोग नहीं होता है, कम शक्कर खाओगे तो भी मधुमेह रोग होगा। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। किसकी कमी से, इंसुलिन की अगर शरीर में कमी हो जाए तो आपको मधुमेह रोग होगा। अब क्यों होगा भाई, अगर इंसुलिन शरीर में कम बन रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, शर्करा किस में नहीं बदलेगी, ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगी। इंसुलिन अगर शरीर में कम बनेगा, सीधी सी बात है, इसका काम ही यही है शर्करा को ग्लाइकोजन में बदलना, तो शर्करा को ग्लाइकोजन में बदलना कम हो जाएगा, तो खून में शर्करा की मात्रा बढ़ेगी कि घटेगी, जनपच मारवाड़ी लोग क्या मारे तो मीठो रहेगा, शुगर रहेगो, खून में शक्कर की मात्रा बढ़ेगी, फिर वो जो शुगर का लेवल है ना वो जाता है 260 80 यूं ऐसा करके बढ़ जाता है, और एक ऐसी स्थिति आती है एक व्यक्ति को शुगर की वजह से, मधुमेह की वजह से मरना पड़ता है। मधुमेह के नुकसान क्या है, मधुमेह के नुकसान ये है कि फिर अगर आपको शुगर हो गया तो है ना, आपके कोई भी घाव लग जाएगा ना, वो बहुत मुश्किल से भरेगा, बहुत मुश्किल। भले आपके है ना छोटे से नाखून से खरोच आ गई तो भी वो बहुत मुश्किल से, यानी शरीर की जो अपने आप को पुनरुद्भवन करने की क्षमता होती है, मतलब रिकवर करने की क्षमता होती है, वो बिल्कुल से नष्ट हो जाएगी। एक है ना बड़ी अजीब चीज होती है इसकी कमी से,
ऐसे किसी अचानक से ठंडी या गर्म चीज को हाथ लगा देना, उसको झटका आ जाता है, जैसे करंट का झटका आएगा शुगर वाले पेशेंट को। ठीक है, तो शक्कर की मात्रा का बढ़ना ही खाली नहीं है मधुमेह, घटना भी है। वो कैसे भाई, अगर ग्लूकागॉन नहीं स्त्रावित होगा। देखो डॉक्टर साहब है ना, शुगर के पेशेंट को दो चीजें करते हैं, आपने कभी नोटिस भी किया होगा। एक तो है ना, उसको बोलते हैं मीठा कम खिलाओ, और एक बोलते हैं बहुत ज्यादा खिलाओ। अब बहुत ज्यादा, दोनों ही कंडीशन में मधुमेह रोगी है, उसको डायबिटीज ही है। ग्लूकागॉन कम स्त्रावित होगा तो ये ग्लाइकोजन को वापस शर्करा में नहीं बदलेगा, या ज्यादा मात्रा में नहीं बदल पाएगा, तो शरीर में मीठे की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई। फिर उसको रसगुल्ला खिलाओ, उसको गुलाब जामुन खिलाओ, उसको चॉकलेट खिलाओ, उसको कुछ भी खिलाओ, मुंह में पानी आए तो भी खिलाओ, नहीं आए तो भी खिलाओ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब अगली जो अपनी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो है एड्रिनल, और ये मेरी पर्सनल फेवरेट ग्रंथि है। क्यों है? एक तो इसका बड़ा अच्छा नाम है, डू और डाई, यानी करो या मरो ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, करो या मरो ग्रंथि। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये संकट के समय हमारा क्या बन जाती है, मस्तिष्क बन जाती है, इसलिए इसको करो या मरो ग्रंथि कहते हैं। अब संकट के समय कैसे अपना दिमाग बनती है, ये एग्जाम्पल मैं वैसे पहले दे चुका हूं, लेकिन फिर भी याद दिला दूं। मान लीजिए आप कहीं रास्ते पे जा रहे हैं और अचानक से कोई सांड आपके सामने दौड़ के आ जाए, तो दिमाग काम करना बंद कर देता है, और उस समय एड्रिनल ग्रंथि से जो हार्मोन निकलेगा, नाम है एड्रिनलीन। ये अपना दिमाग बन जाएगा, और ये दिमाग को संकेत भेजेगा कि भाई इसकी बॉडी से ये काम करा। ये है ना माइक्रो सेकंड में काम करती है, सबसे फास्ट ग्रंथि है। ठीक है, इसका एक और नाम है अधिवक्रक ग्रंथि। अधिवक्रक ग्रंथि क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि यह वक्र के ऊपर पाई जाती है, इसलिए इसको अधिवक्रक ग्रंथि कहते हैं। लास्ट में है अपने एड्रिनल और अंडाशय। किसी एक इंसान में दोनों ग्रंथियां पाई जा सकती है क्या? नहीं पाई जा सकती। पाई जाएगी तो भी एक असक्रिय होगी। ठीक है, वर्षण पाए जाते हैं नर में दो जोड़ी, एक जोड़ी पाए जाते हैं दो। ठीक है, नर में, और अंडाशय पाया जाएगा मादा में। ठीक है, ये भी एक जोड़ी दो। ठीक है, अब इन दोनों का काम सेम है, लगभग कुछ काम तो सेम है, कुछ अलग अलग है। ठीक है, वर्षण जो होता है ना शरीर के बाहर होते हैं, वर्षण होंगे वो शरीर के बाहर होंगे। क्यों? क्योंकि अपने शरीर का तापमान होता है ज्यादा, 36 या 37 डिग्री सेंटीग्रेड अपने शरीर का तापमान होता है। वर्षण से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। वर्षण से जो हार्मोन निकलेगा उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। और अंडाशय से दो हार्मोन निकलते हैं, एक तो निकलता है प्रोजेस्टेरोन और एक निकलेगा एस्ट्रोजन। कुछ काम तो दोनों में ये सेम करेगा, दोनों ही हार्मोन क्या करेंगे, सेम करेंगे, और कुछ भिन्नता पाई जाएगी। पहला है, दोनों हार्मोनों को काम जो कॉमन है वो बता रहा हूं, गौण लैंगिक लक्षण का पैदा करना या उत्पन्न करना। गौण लैंगिक लक्षण क्या होते हैं? लड़कों में गौण लैंगिक लक्षण है आवाज का भारी होना, शरीर का वाई शेप में होना, यानी कंधे चौड़े और बाकी का शरीर पतला। ठीक है, दाढ़ी मूंछ का आना और शुक्राणुओं का निर्माण। ये है टेस्टोस्टेरोन का
काम, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। ठीक है, क्या क्या करेगा? एक तो कंधे चौड़े, बाकी का शरीर पतला। फिर उसके बाद दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना और शुक्राणुओं का निर्माण। वही लड़कियों के गौण लैंगिक लक्षण क्या है? शरीर का आंट की आकृति का होना, यानी वक्ष स्थल और कुलों का चौड़ा होना एक। दूसरा गौण लैंगिक लक्षण है शरीर पर बालों की संख्या कम करना, कम आती है। ठीक है, आवाज का पतला होना और अंडाणु का निर्माण, ये कॉमन है, बस ये गौण लैंगिक लक्षण है। अब एक हार्मोन ज्यादा है, प्रोजेस्टेरॉन, बाकी एस्ट्रोजन जो करेगा वो टेस्टोस्टेरोन भी करेगा। ठीक है, ये एस्ट्रोजन है गौण लैंगिक लक्षण लाएगा लड़की में, टेस्टोस्टेरोन है वो लड़के में गौण लैंगिक लक्षण लाएगा। अब ये एक ही ज्यादा है, और देखो है ना, कंपटीशन में पूछते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन का क्या काम है, और वहां ऑप्शन में कुछ भी ऑप्शन देते हैं, अपन जो ऑप्शन सही भरते हैं ना वो भरते हैं गौण लैंगिक लक्षणों का प्रकट करना या अंडाणु का निर्माण करना। ये उन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करके आते हैं, और ये बिल्कुल गलत होगा। प्रोजेस्टेरॉन का काम है बाद का मतलब गर्भावस्था का। जब मां के पेट में भ्रूण पल रहा होता है तो उसकी देखरेख का काम कौन करेगा? प्रोजेस्टेरॉन करेगा। तो भ्रूण के विकास में जो मदद करता है वो प्रोजेस्टेरॉन है। गौण लैंगिक लक्षण जो प्रकट करेगा वो एस्ट्रोजन है। तो इसी के साथ अपनी अंतःस्रावी ग्रंथियां सारी समाप्त हो जाती हैं। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। ओके।